Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th of November 2020. तो 30 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। एंड शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में नीचे आपको लिंक्स दी गई हैं CSAT कोर्स को ज्वाइन करने की, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। एंड कल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। कल उसका पहला वीडियो था जिसमें हम डिस्कशन करके, जैसे बिग पिक्चर या इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, तो वो 30-35 मिनट के रहते हैं। लेकिन कल हमने क्या किया, 10 से 12 मिनट में एक पूरा टॉपिक, उसका क्वेश्चन एनालिसिस और किस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो नीचे मैं उसकी लिंक भी डाल रहा हूँ उस वीडियो की, तो अगर आपको वो पसंद आता है सीरीज तो उसको ज़रूर लाइक करिए एंड उसको शेयर करिए। एंड हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशंस, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की विद द क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आज ले आए हैं हम आपके लिए। पहला सवाल है, द मैग्निफिशेंट रेड सैंडस्टोन इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम मथुरा एंड द लार्जर पैनल ऑफ द शेष साई विष्णु फ्रॉम द देवगढ़ टेम्पल मध्य प्रदेश आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो जो मैग्निफिशेंट रेड सैंडस्टोन इमेज है बुद्धा की फ्रॉम मथुरा और शेष साई विष्णु के जो देवगढ़ से लिया गया है मध्य प्रदेश से, तो आपको बताना है देवगढ़ टेम्पल से। तो ये आपको बताना है कि किस आर्किटेक्चर का स्टाइल है, मतलब किस डायनेस्टी का है। ऑप्शन आर ए कुशना, बी गुप्ता, सी सतवाहना या डी वकाटका। तो यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। दूसरा सवाल है, लोर्स एंड रिचुअल्स ऑफ नॉक्टे ट्राइब, देयर ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेज आर कंसीडर्ड अ व्हीकल ऑफ एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। दे आर द मेजर ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो नॉक्टे ट्राइब, बेसिकली क्वेश्चन है कि नॉक्टे ट्राइब्स किस स्टेट की। ऑप्शन आर ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम या डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 3 इज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 which made it obligatory on the part of the government and local authorities to preserve the monument of archaeological importance and their destruction and offense was passed under। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 किसके अंतर्गत पास हुआ? तो ऑप्शन आर ए कर्जन, बी डलहौजी, सी वेलेस्ली या डी रिपन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। तीसरा सवाल बहुत आसान है क्योंकि जस्ट आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप सोचें तो भी आप आंसर बता देंगे। सो लेट मी टेल यू द आंसर, एक एक करके मैं आपसे आंसर बताता हूँ। पहला जो सवाल था ये शेषशाही पैनल, और दूसरा आपका जो रेड सैंडस्टोन बुद्धा फ्रॉम मथुरा, दे आर फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी। दूसरा सवाल था नॉक्टे ट्राइब का, तो दे आर फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। एंड तीसरा था एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904, तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। A will be the answer for that. So these are the 3 questions for you today. I hope you got clarity regarding that. अब आज जो मैं मैप आपको दिखाने वाला हूँ वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट का मैप क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो कई लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि इनके लोकेशंस कहाँ पर है, कौन ऊपर है कौन नीचे। कई बार मैंने देखा है पीपल टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड इन दैट कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। दूसरा, मैप में मैं बताता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम दिस। इसमें आपको एक और नॉलेज मैं दूंगा कि कौन सा स्टेट कब बना था। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड इन 1987 में स्टेटहुड इसको प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, दिस इज द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ईटानगर। जो कैपिटल है उसकी यहाँ पर है ईटानगर में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको दिख रहा होगा कि 1987 में ये बना था। उसकी कैपिटल की लोकेशन ये है ईटानगर, द कैपिटल इज लोकेटेड हियर। फिर नीचे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द असम पार्ट। असम वाला पोर्शन जो है वो देखो, इतना बड़ा असम वाला पोर्शन है। असम जो है वो 1947 में ही स्टेट बन गया था, उसकी कैपिटल है दिसपुर। असम वाज फॉर्म्ड एज अ स्टेट इन 1947, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिस पोर्शन इज योर सिक्किम वाला पोर्शन 1975 में बना था, और इसकी कैपिटल जो है लोकेशन गैंगटोक वहाँ पे लोकेटेड है, द गैंगटोक इज लोकेटेड देयर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट जो कि है नागालैंड। नागालैंड का स्टेट ऊपर देखो, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर कौन सा है। ऊपर कई बार लोगों को लगता है कि मणिपुर ऊपर है, कि मिजोरम ऊपर है, कि क्या ऊपर है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर है नागालैंड, देन है मणिपुर एंड देन है मिजोरम, ठीक है ना। नागालैंड, इसको आप नमामि की तरह याद रख सकते हैं। नमामि गंगे बोलते हो तो नमामि, नागालैंड, देन आपका मणिपुर एंड देन आपका मिजोरम। तो इस तरीके से नमामि। नागालैंड 1963 में स्टेट बना, कैपिटल है कोहिमा।
देन मणिपुर 1972 में स्टेट बना, कैपिटल है इंफॉल। देन 1987 में मिजोरम, कैपिटल आइजॉल। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इस तरीके से आप लोकेशन भी याद रख सकते हैं, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, दिस इज व्हाट यू विल रिमेंबर। देन आपका त्रिपुरा की आपको दिख रहा होगा, अगरतला इज द कैपिटल त्रिपुरा, एंड अगरतला इज द कैपिटल त्रिपुरा, 1972 में स्टेट बना था। देन ऊपर आपको मेघालय दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन ये आसाम के नीचे जस्ट दबा हुआ, तो यहाँ पे आपको मेघालय दिख रहा है। शिलोंग इज द कैपिटल, 1972 में स्टेट बना था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देखिए 1972 में कौन कौन से स्टेट बने थे, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, दीज आर द 3 स्टेट्स दैट वर फॉर्म्ड इन 1972, मेघालय, त्रिपुरा एंड आपका मणिपुर। ठीक है, मतलब कि आप इसको ऐसे याद रखते हैं, मातृ में। तो मातृ में जो हुआ था, यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, दे वर फॉर्म्ड एज अ स्टेट इन 1972, है ना। और आपका 1987 में 2 स्टेट हमको दिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और आपका मिजोरम भी 1987 में दिख रहा है। ठीक है ना, एंड असम आपका 1947 में, एंड ये जो आपका सिक्किम है दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद। तो अपने मैप ऑफ द डे की एक्सरसाइज करने के बाद हम आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। यहाँ देखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन अगले पेज में हम डिस्कस करेंगे इसको, जो 10वां पेज है उसमें हम डिस्कस करेंगे। चाइना हैज गिवन नॉड फॉर डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र। अभी तक देखो क्या होता था कि ब्रह्मपुत्र रिवर के जो अपर एंड मिडिल रीचेस हैं, मतलब अप स्ट्रीम एंड मिडिल स्ट्रीम के रीचेस में ही डैम्स की परमिशन दी गई थी, है ना। लेकिन अब उन्होंने डाउन स्ट्रीम पे भी एक डैम की परमिशन दे दी है, जो कि अपना अरुणाचल प्रदेश से जस्ट बॉर्डरिंग वाला रीजन है। अरुणाचल प्रदेश से बस जस्ट बॉर्डर तिब्बत का रीजन है, तो वहीं पे जस्ट बॉर्डर पे तिब्बत वाले पार्ट में चाइना ने एक अप्रूवल दिया है एक और डैम के लिए, एंड दैट माइट हैव सम रेमिफिकेशंस ओवर इंडिया। ओके, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे भी देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइनीज हाइड्रो पावर कंपनी टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द लोअर रीचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, तो जो ब्रह्मपुत्र का लोअर रीच है, यानी कि तिब्बत और जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर वाला रीजन है, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। एंड ये आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलंग ज़ांगबो भी कहते हैं तिब्बत वाले रीजन में, याद रखिएगा, इसी का नाम यारलंग ज़ांगबो भी है तिब्बत वाले रीजन में। तो रिमेंबर दिस नेम एज वेल, यारलंग ज़ांगबो, ब्रह्मपुत्र को हम तिब्बत में कहते हैं। तो इट इज अ न्यू फेज इन चाइनाज हाइड्रो पावर एक्सप्लॉयटेशन विच विल हैव रेमिफिकेशंस फॉर इंडिया एज वेल। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पेजेस में, डोंट वरी अबाउट दैट। आज एक न्यूज है, 1/4 रियल एस्टेट यूनिट्स इन गुरुग्राम आर स्ट्रेस्ड, रेरा चीफ। अब ये रेरा क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ, ताकि बैकग्राउंड आपको चीजें पता रहा करें, है ना। तो रेरा की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा एक्ट आया था 2016 में आया था, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज तो 2016 में रेरा एक्ट आया था, जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। फोर्स में कब आया, फोर्स में आया ये 1 मई 2017 को, 1 मई 2017 को ये फोर्स में आया। क्या काम करता है, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द होम बायर्स एज वेल एज बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर बाय ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट लाना इसका काम था, और दूसरा काम था जो होम बायर्स है, यानी कि जो घर खरीदते हैं लोग, जो रियल एस्टेट खरीदते हैं, उनका प्रोटेक्शन भी इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। तो दैट वाज अनदर ऑब्जेक्टिव। दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड, अब इस एक्ट ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने एक अथॉरिटी क्रिएट की जिसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसने जो रियल एस्टेट सेक्टर उसके लिए एक रेगुलेटर बना दिया, जिसको हम बोलते हैं रेरा या फिर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है ना, इसको हमने क्रिएट किया। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज एडजुडिकेटिंग बॉडी फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काम ये करती है। तो इसी एक्ट ने एक एपिलेट बॉडी भी बनाई, और इसी एक्ट ने एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई। ठीक है ना। अब क्या जरूरत थी रेरा बनाने की, क्योंकि जो ये रियल एस्टेट सेक्टर था ये लार्जली अनरेगुलेटेड था। 2016 तक अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेशन बहुत अच्छा नहीं था, है ना। और वहां पे जैसे पैसे ले लेते थे, उसके बाद डिले हो जाता था, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि रियल एस्टेट वाले काम शुरू कर देते थे पर क्लियरेंस ही नहीं मिलते थे। और अगर कभी इस तरह से डिस्प्यूट हो जाए कि आपने घर खरीदा और आपका डिस्प्यूट हो जाए, तो उसके लिए कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं था। और रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा
जनरेट हो रही थी। तो इसलिए रेरा को बनाया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, और इसके अलावा जो इन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको मतलब स्पीडी एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट्स हैं आते हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं, और जो होम बायर्स हैं उनको उनके राइट्स प्रोवाइड किए जा सकें। अब अगर आपको बताऊं मैं की प्रोविजंस क्या क्या थे, तो एक स्टेट लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई और एक नेशनल लेवल पे बताई गई। तो जैसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश मोर देन वन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑल्सो। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, नेशनल लेवल पे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिया गया कि एक से ज्यादा अथॉरिटी को बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रजिस्टर एंड मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का एक डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि पब्लिक उसको देख सके, ठीक है ना। एंड सस्टेनेबल अफोर्डेबल हाउसिंग का कंसेप्ट स्टार्ट किया गया। देन इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो एक एस्क्रो अकाउंट होगा, बहुत सारी चीज़ें आई थी। अगर आपको याद हो कि इस एस्क्रो अकाउंट में 70% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा वो इसमें जमा रहेगा, पहले सारे क्लियरेंस लेने पड़ेंगे, है ना। और ये सारी लायबिलिटी जो रहेगी वो डेवलपर की लायबिलिटी रहेगी टू रिपेयर द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स फॉर 5 ईयर्स। 5 साल तक कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो वो लायबिलिटी रहेगी डेवलपर की, उसको ठीक करना, ठीक है ना। और अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो पीनल प्रोविजंस भी किए गए थे। फिर उसमें डेफिनेशंस भी चेंज की गई थी, जैसे कारपेट एरिया जो था वो नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ द फ्लैट बना दिया गया था, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। तो ये जो सारी डिटेल्स थी रेरा के बारे में थी। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। यहाँ पे लिखा है एयर क्वालिटी इन द सिटी रिमेन्स पुअर। अब आप सबको पता हो गया होगा, मैंने कई बार बताया, फिर से रिवाइज करा था। सफर जो सिस्टम है स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग क्या करता है, 24/7 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को टेस्ट करता रहता है बाय द यूजिंग IITM फ्रॉम पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे द्वारा बनाया गया है। एंड 72 आवर्स एडवांस वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकता है ये भी आपको याद रखना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत ये 8 पॉल्यूटेंट्स है जिनको मेजर करता है, और 6 अलग अलग कैटेगरीज में एयर क्वालिटी को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो 8 एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर करता है, प्लस आपको बताना है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से हैं, 12। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। आगे पहले मैं न्यूज़ वाला पार्ट कराऊंगा, फिर उसके बाद एडिटोरियल वाले पार्ट पे आऊंगा। तो यहाँ पे एक है माइंड ओवर मैटर, इंडियाज मेंटल हेल्थ पॉलिसी। बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ की। तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ग्लोबली अराउंड 8 लाख पर्संस डाई बाय सुसाइड ईच ईयर। एक साल में लगभग 8 लाख लोग सुसाइड से जिनकी डेथ होती है। तो उसका रीजन है डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस, मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन। दीज आर द रीजंस, है ना। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द फेज ऑफ डिप्रेशन कहना चाहिए। इश्यूज है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेंटल हेल्थ इश्यूज आर मोर प्रिवेलेंट इन अर्बन एरियाज, है ना। तो ऑथर ने बोला कि द मेंटल हेल्थ इश्यूज आर प्रिवेलेंट इन अर्बन एरियाज मोर, एंड स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोज, मूड डिसऑर्डर्स, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सब ज्यादा प्रचलन में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। और इसके आगे देखो नीचे लिखा है यहाँ पे देयर इज ए स्टैगरिंग गैप, एक गैप है, इतनी ज्यादा इलनेस हो चुकी है फिर भी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव जो केयर है मेंटल डिसऑर्डर्स के केस में, देयर इज अ प्रॉपर गैप बिटवीन दैट, है ना। तो केसेस बहुत ज्यादा है लेकिन जो प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव केयर होनी चाहिए मेंटल डिसऑर्डर्स की वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अभी हुआ क्या कि जो हेल्थ केयर बजट है, टोटल जो हेल्थ केयर बजट है, इट इंक्रीज्ड बाय 7% इन 2020, बट देयर वाज नो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द बजट फॉर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो अगर आप ये देखा जाए तो हेल्थ केयर का जो बजट था वो 7% बढ़ा था 2020 में, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी बजट इंक्रीज नहीं किया गया इन द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है ना। तो बजट में हेल्थ केयर का बजट 7% इंक्रीज किया गया पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन उसी के करस्पॉन्डिंग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में कोई भी बजट एलोकेशन हमने नहीं देखा बढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो 3.05% जो टोटल हेल्थ केयर का है वो केवल नेशनल मेंटल हेल्थ केयर पे जाता है, ठीक है। तो दैट इज थिंग दैट इज टू लुक फॉरवर्ड फॉर। एंड अब आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया था। तो दिस एक्ट इंश्योर्स हेल्थ केयर फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस
थ्रू हेल्थ सर्विसेज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का आया था, याद रखना मेंटल हेल्थ केयर कब का आया था, 2017 का आया था। और ये करता है क्या, सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, ऐसे लोग जो मेंटल इलनेस से सफर करते हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना बाय गवर्नमेंट फंडिंग। दूसरा चीज, इट डीक्रिमिनलाइजेस द सुसाइड, सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया गया। पहले क्या होता, सुसाइड अटेम्प्ट कोई करता था, मान लो सपोज की डेथ नहीं होती है तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी लगता था, क्यों, क्योंकि पहले सुसाइड क्रिमिनलाइज्ड था, ठीक है ना। तो अब बेसिकली सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। देन इट डिसअलाउज द स्टरलाइजेशन, इट डिसअलाउज द स्टरलाइजेशन एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ द मेंटली अनवेल पेशेंट्स, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है मेंटली अनवेल पेशेंट का, वो भी मना कर दिया। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज, इसी एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज भी बनाई जाएंगी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या सेटअप किया जाएगा, सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज सेटअप की जाएंगी, ठीक है ना। इट ऑल्सो मैंडेट्स इंश्योरेंस कंपनीज टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगी। दिस वाज अनदर फीचर ऑफ दिस मेंटल हेल्थ केयर बिल एक्ट ऑफ 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। तो ये सारी फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको याद रखिएगा, दीज आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। एंड इन 2018 द गवर्नमेंट आल्सो इनिशिएटेड द आयुष्मान भारत, जो कि एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है फॉर द डिप्राइव्ड पीपल, ठीक है ना। तो आयुष्मान भारत भी आया, आयुष्मान भारत के अंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है ही, तो उसके अंदर तो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत, वो भी आया गया, ठीक है ना। आगे अगर देखा जाए तो कुछ इनोवेटिव रिकमेंडेशंस भी दिए गए कि क्या करना चाहिए मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए। तो अ नेशनल प्लान होना चाहिए फॉर मेंटल हेल्थ लिटरेसी शुड बी देयर, अ नेशनल प्लान फॉर मेंटल हेल्थ लिटरेसी शुड बी देयर। देन मेंटल हेल्थ शुड बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के साथ आपको मेंटल हेल्थ को मर्ज कर देना चाहिए। देन एन इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच शुड बी यूटिलाइज्ड टू इनकरेज इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ साइकियाट्री एंड साइकोलॉजी, तो आपको एक इंसेंटिव बेस्ड देना चाहिए ताकि लोग साइकियाट्री या फिर साइकोलॉजी की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो, उसको और ज्यादा पढ़ें। तो आयुष्मान भारत अलाउज फॉर इंश्योरेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली अनवेल, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस शुड बी इनिशिएटेड। तो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस तो कर देता है चलो मेंटली अनवेल लोगों का, लेकिन आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, आपको अलाउंसेस प्रोवाइड करने चाहिए to the mentally ill people. And then corporate social responsibility should be encouraged in the field of mental health, तो corporate social responsibility को भी आपको encourage करना चाहिए in the field of mental health. I hope you got clarity regarding the India's mental health policy and क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए. These are the things and these are the facts. I hope you got something to learn from that. आगे मूव करते, इंडिया रिजेक्ट्स OIC रेफरेंस टू कश्मीर, इंडिया ने रिजेक्ट किया है OIC रेफरेंस टू द कश्मीर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आप सबको पता होना चाहिए OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो अब ये क्या करते हैं, जब इनकी मीटिंग होती है तो ये इंडिया का रेफरेंस देते हैं, ये कश्मीर का रेफरेंस देते हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, और उसी चीज का जो इंडिया ने है वो मना किया है कि आप इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते, यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट गिव द रेफरेंसेस ऑफ इंडिया ओवर देयर, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं OIC के बारे में, इसको लिख लीजिए जो मैं बताऊंगा। तो जो OIC इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस, एंड इट इज इट्स मेंबरशिप इज ओवर विद 57 स्टेट, तो 57 से ज्यादा स्टेट्स इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। दूसरा, इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए, द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड इट जहां पे भी इनको लगता है कि मुस्लिम्स का सेफ गार्ड नहीं हो रहा है तो दे टेंड टू प्रमोट द सेफ गार्ड ऑफ द मुस्लिम्स ओवर देयर। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड अपॉन द डिसीजन बाय अ हिस्टोरिकल समिट जो कि हुआ था रबात में। रबात कहां पर है, अब आपको पता होना चाहिए कहां बना था, तो रबात जो आपको मोरक्को में है, ओके। एंड ये 25 सितंबर 1969 यानी कि 1969, 25 सितंबर
दीनदयाल उपाध्याय जी के बर्थडे पे, और 1969 में ये बना था। तो ये भी याद रखिएगा कि 1969 में 25 सितंबर को बना था। रबात किंगडम ऑफ मोरक्को में लोकेटेड है, वहां पर इसको बनाया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो जेद्दा में है। जेद्दा इज इन सऊदी अरेबिया, आपको याद होना चाहिए। तो जेद्दा इज इन सऊदी अरेबिया, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। क्या इंडिया ओआईसी का मेंबर है, तो नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओआईसी। हालांकि इंडिया को 46th सेशन में इनवाइट जरूर किया गया था ओआईसी के, लेकिन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओआईसी। ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। और जो मैंने बताई अब अभी जो इसके मिनिस्टर्स होते हैं उनकी 47th मीटिंग हुई। 46th में मैंने आपको बताया कि इंडिया को इन्वाइट किया गया था, और इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, सीएफएम जो लिखा है ना, सीएफएम होता है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो अभी ये नियामे यानी कि रिपब्लिक ऑफ नाइजर में हुआ। अफ्रीकन नेशन है, पता होना चाहिए आपको। नियामे रिपब्लिक ऑफ नाइजर, तो रिपब्लिक ऑफ नाइजर जो है वो अफ्रीकन नेशन है, वहां पर ये सेशन हुआ अभी 27-28 नवंबर 2020 को, जहां पे कश्मीर का रेफरेंस लिया गया। तो दैट इज अ वेरी स्ट्रांग रिप्लाई फ्रॉम इंडिया साइड। ये देखो, अपना जो भी आपको करना है आप करो, लेकिन इंडिया और कश्मीर की बात मत करो। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड दैट इज अ वेरी गुड स्टैंड फ्रॉम इंडिया साइड एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या चीज है यहाँ पे। चाइना नॉट फॉर डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र। ये मैंने आपको बताया कि चाइना ने नॉट दे दी है डाउनस्ट्रीम डैम के लिए। अब ये देखो, फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम है ऑन द लोअर रीचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र, है ना। और ये जो है यारलंग ज़ैंगबो बोलते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखो, इसके अलावा पहले भी मैंने आपको बताया कि चाइना ने ऑलरेडी कुछ डैम्स ऑपरेशनलाइज कर लिए हैं, जैसे कि तिब्बत में झांगमू नाम की जगह, झांगमू वहां पे किया हुआ है। इसके अलावा दागू, जिएक्सू एंड जियाचा, दे आर ऑल्सो डेवलप्ड, बट दे आर डेवलप्ड एट द अपर एंड मिडिल रीचेस। जो इसका अपर एंड मिडिल पार्ट है वहां पर ही डेवलप हो रहा है ये दागू, जिएक्सा एंड जियाचा। बट इंडिया हैज अपोज्ड देम, लेकिन इंडिया ने ज्यादा इसका अपोज इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे जो ब्रह्मपुत्र का वाटर इंडिया में आता है उस पर उसको इफेक्ट नहीं पड़ता। बट नाउ सिंस द अभी जो अप्रूवल मिलने वाला है, ये पावर चाइना नाम की कंपनी है जो कि अप्लाई किया है, जिसने कि लोअर रीचेस के लिए, डाउनस्ट्रीम डैम के लिए। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंडिया को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक तो ये बॉर्डर पे लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर पे लोकेटेड है, एंड दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अब पानी की एक तो कमी हो सकती है, दूसरी चीज की जब डैम रहता है तो डैम वाटर को कंट्रोल कर सकता है, वो फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी डैम खोल करके आप एक्सेस वाटर नीचे भेज सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो एक वहां पे एक एडवांटेज मिलता है जो कि चाइना को मिलता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और नाम आया, थ्री गॉर्जेस। तो थ्री गॉर्जेस भी डैम है, याद रखिएगा। थ्री गॉर्जेस इज अनदर डैम जो कि चाइना वाले रीजन में ही है। थ्री गॉर्जेस डैम बहुत ज्यादा बड़ा है, थ्री गॉर्जेस डैम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये डैम जो आने वाला है ये कहां पे आएगा, ये अगर आएगा तो ये आएगा ग्रेट बेंड रीजन। तो ये ब्रह्मपुत्र का एक ग्रेट बेंड रीजन कहलाता है, जहां पे वो टर्न मारती है ना, और एक बेंड आता है ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत, तो एक ग्रेट बेंड रीजन बोलते हैं इसको, वहां पर ये आएगा। एंड जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट इज जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसके पोटेंशियल रामिफिकेशंस हो सकते हैं इंडिया में, एंड इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न ओवर दैट आल्सो। और एक बार अगर ये सही से काम करने लगा तो फिर इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डायबिटीज इन मेट्रोज अलार्मिंग। तो एक अभी स्टडी हुई है रिसेंटली जिसने कहा है कि बहुत ज्यादा रिस्क है डायबिटीज का इन द इंडियन मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर आप अंडर वेट है तो रिस्क थोड़ा कम रहता है। अंडर वेट है तो 41.2% एंड 51.6%, 40 ईयर्स पे 34.5 एंड 47.1। अगर आप ओवर वेट है तो रिस्क बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाता है, एंड अगर आप ओबीस हैं तो रिस्क बिल्कुल बढ़ जाता है, मतलब 100% लगभग श्योर हो जाता है, 86.9% श्योर हो जाता है कि आपको डायबिटीज होगा अगर आप ओबीस हैं तो, ठीक है ना। तो इसके कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं रिसर्च में, जैसे कि रिसर्चर्स ने नोट किया कि अर्बनाइजेशन हो गया, डिक्रीजिंग डाइट क्वालिटी, मतलब एक तो अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है, दूसरा डाइट क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, देन डिक्रीज लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी घटती जा रही है। दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द हिडन एपिडेमिक। तो इसको हिडन एपिडेमिक बोला गया है, डायबिटीज इज नोन एज द हिडन एपिडेमिक। तो इसमें बेसिकली कहना चाहिए अर्बनाइजेशन, डिक्रीजिंग द डाइट क्वालिटी, डिक्रीज लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द डायबिटीज इन, यहाँ पे डायबिटीज का जो बढ़ता जा रहा है प्रचलन, ठीक है ना। विमेन जनरली हैड अ हायर लाइफ टाइम रिस्क अक्रॉस द लाइफ स्पैन। विमेन में ज्यादा रिस्क होता है डायबिटीज का, एंड रिमेनिंग लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज डिक्लाइंड विद एज, ठीक है ना। तो
विमेन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है ना, ये लाइफ टाइम रिस्क के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है। और ये भी एक चीज़ याद रखें, एंड दे आर एस्टिमेटेड दैट फॉर दोज करेंटली एज 60 ईयर्स एंड फ्री ऑफ डायबिटीज़ अराउंड 38% ऑफ वुमेन एंड 28% ऑफ मेन वुड डेवलप डायबिटीज़। मतलब कि बहुत, अगर आपकी एज 60 के पार है तो चांसेस फिर कम हो जाते हैं आपको डायबिटीज़ होने के। लेकिन वहीं पे अगर ओबेसिटी आपके अंदर है, ओबेसिटी में सबसे अधिक रिस्क है, 20 ईयर्स पे सबसे अधिक रिस्क है, 86% का रिस्क होता है। देखो यहाँ पे देखो, एज के साथ डायबिटीज का रिस्क घटता जाता है। थोड़ा ये भी आपको देखने लायक बात है कि 20 साल में देखो ज्यादा रिस्क है और 40 साल में थोड़ा कम रिस्क है ना। तो इसका मतलब है कि एज के साथ रिस्क घटता था और 60 साल में आते आते रिस्क और ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसको लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बोलते हैं। तो लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज जो है वो एज के साथ घटता है लेकिन वेट के साथ बढ़ता है। मतलब कि अगर आप अंडर वेट से ओवर वेट हुए और ओवर वेट से ओबीस हुए तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यू कैन मूव विद मी। लोनलीएस्ट एलिफेंट हेड्स टू कंबोडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो लोनलीएस्ट एलिफेंट है कौन सा? इसका नाम है कावन। कावन जो था वो इस्लामाबाद के एक जू में था जिसका नाम है, आपका जू का नाम क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, मारागजार जू में था ये। बहुत ज़्यादा इसकी पिटीफुल कंडीशन थी, जू की भी हालत खराब ही थी। पाकिस्तान में ही है, अब देखो क्या ही हालत हो सकती है। तो मारागजार जू है वहाँ पे एंड इस्लामाबाद में। कावन जो था वो ओवरवेट एक एलिफेंट था जिसकी बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही थी और बिल्कुल वहाँ पे जानवरों से भी, अब जानवर तो है ही लेकिन जानवरों को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ना। तो एक चीज महात्मा गांधी ने कही थी, द लेवल ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय द वे दे ट्रीट देयर एनिमल्स। तो यहाँ पे तो अब क्या ही इज्जत होगी एनिमल्स की। तो मारागजार जू जो है वहां पर बेसिकली कहना चाहिए कावन की हालत बहुत खराब थी। अब इसको यहाँ से कंबोडिया ले जाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू कंबोडिया। कावन लोनलीएस्ट एलिफेंट बोला गया था इसको अभी रिसेंटली, तो ये भी आप याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है नहीं है। एडिटोरियल पे आ जाते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो है रीपिंग द व्हर्लविंड, यहाँ पे देखते हैं तो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली वाले रीजन में, पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स गए हैं है ना, और उसका जो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो मैंने कल आपको सारे रीजंस बताए थे, ठीक है ना। आज फिर से रिवाइज कराता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है देखो, एट द हार्ट ऑफ द फियर, सबसे अधिक जो डर है वो इस चीज का है कि जो एमएसपी है, एमएसपी का रिजीम जो है वो खत्म हो सकता है, एमएसपी का रिजीम खत्म हो सकता है। दूसरी चीज जो मंडी सिस्टम है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट ट्रेड शुरू हो जाएगा, मंडी सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फार्मर्स को लगता है कि मंडी सिस्टम और एमएसपी खत्म होना जो है दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर देम। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो they will be at the mercy of the corporates, they will be at the mercy of the corporates। so this is what they feel कि एक बार अगर मंडी सिस्टम और अगर आपका एमएसपी खत्म हुआ तो दे विल बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स, दे विल बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द कॉर्पोरेट्स। तो यहीं पे उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एमएसपी सिस्टम का और मंडी सिस्टम का डिसमेंटलिंग हो जाए। तो अब ऑथर ने ये कहा है कि अब जो देखो सेंटर के पास ये है कि वो एक लेजिस्लेशन के थ्रू गारंटी दे दे कि एमएसपी रहेगा और मंडी सिस्टम रहेगा। एक आपने एक लेजिस्लेशन जब रातों रात पास कर सकते तो आप एक लेजिस्लेशन करके ये गारंटी दे दो कि एमएसपी रहेगी और आपका मंडी सिस्टम भी रहेगा, तो फार्मर्स का एजिटेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ड्स के थ्रू जाओगे, अगर आप सिर्फ उनको बातें बोलोगे कि नहीं नहीं हमारा भरोसा करें, सो नो वन इज गोइंग टू ट्रस्ट लाइक दैट एंड क्रेडिबिलिटी उससे नहीं बनेगी और वो हो सकता है कि आपके लिए सही ना हो, ठीक है ना। अब यहां पे देखो लिखा हुआ है कि The apprehensions of the farmers are not unfounded. The onus is on the government now. तो अब ये ओनस गवर्नमेंट पे है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे है कि वो किस तरीके से फार्मर्स को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। सो दैट इज द थिंग। क्लियर द फॉग, ड्रॉ अप अ क्लियर वैक्सीनेशन पॉलिसी। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है सिंपल आर्टिकल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़े बहुत फैक्ट है बता देता हूं। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि वैक्सीनेशन जो होता है उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहते हैं। वैक्सीनेशन इज द प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्यों? क्योंकि इससे हर्ड इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता है, इंक्रीज होता है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। उससे फिर आपका क्या होता है कि हार्ड इम्यूनिटी का लेवल अगर बढ़ेगा तो जो ट्रांसमिशन है वो भी कम होगा। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब ये हार्ड इम्यूनिटी जो बढ़ रही है ना एंड जो ट्रांसमिशन घट रहा है उसको हम बोलते हैं हर्ड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन। तो इसको हर्ड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन कहते हैं। ये भी याद रखेगा कि हार्ड इम्यूनिटी से इंक्रीज होती है जब लोग वैक्सीनेटेड रहते हैं आपके आसपास, तो आपको कम चांसेस हैं कि आपको उसका इन्फेक्शन होगा। अगर आपके आसपास के लोग वैक्सीनेटेड हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको उसका इफेक्ट होगा या वो इसका इन्फेक्शन आपको होगा। तो इसलिए इसको ऑथर ने कहा है हर्ड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन, ठीक है ना।
ऑथर ने कहा कि अब देखो जो डिसीज कंट्रोल होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक होता है कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल इंटरवेंशन होता है। कंट्रोल इंटरवेंशन में आप उसको कंट्रोल करते हो, उसके एविडेंसेस को कम करते हो, उसके ऊपर सर्विलेंस रखते हो। दूसरा होता है एक्सट्रीम फॉर्म होता है, उसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है कंट्रोल और दूसरा होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इंडिया में किसका हुआ? मीजल्स एंड रुबेला का नहीं, मतलब ये श्रीलंका में हुआ, सॉरी, मीजल्स एंड रुबेला का श्रीलंका में हुआ, एलिमिनेशन हुआ, कंप्लीट एलिमिनेशन, ठीक है ना। सस्टेन्ड वैक्सीनेशन होती गई, पूरी कवरेज आपने की, देन आपका इरेडिकेशन हुआ, एलिमिनेशन या इरेडिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम देखें, हमारे यहाँ जो है इंडिविजुअल प्रोटेक्शन से लेकर के कम्युनिटी कंट्रोल, अलग अलग फेजेस क्या है। एक तो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन मतलब एक व्यक्ति को आपने बचाया। देन कम्युनिटी कंट्रोल मतलब कि उसको कम्युनिटी में स्प्रेड होने से रोका। एंड देन कंप्लीट एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन। तो ये अलग अलग फेजेस हैं जिसमें कि वैक्सीन प्रिवेंशन काम करता है। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन से लेकर के कम्युनिटी कंट्रोल से एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, ठीक है ना। अब देखो लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स एंड कैटल प्लेग हैव बीन इरेडिकेटेड यूजिंग द रिस्पेक्टिव वैक्सीन्स। सार्स जो था दैट वाज इरेडिकेटेड इन 2003 विदाउट अ वैक्सीन यूजिंग द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस मतलब कि जब आप फार्मेसी वाले इंटरवेंशंस का यूज नहीं करते हो, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। जैसे कि कोविड-19 है, तो अगर आपसे कोविड-19 में कोई पूछे कि क्या है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है फेस मास्क, हैंड हाइजीन, अवॉइडिंग क्राउड्स, ये आ जाएंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। सार्स को इसी तरीके से एलिमिनेट किया गया था। एनपीआई जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बार सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता, जब तक दवाई नहीं बनेगी तब तक ढिलाई भी तो नहीं कर सकते ना। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो वी कैन नॉट स्टॉप थ्रू द फार्मेसी मेथड्स, बट वी कैन यूज द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाइक फेस मास्क, हैंड हाइजीन, अवॉइडिंग क्राउड्स। तो ये टर्म जरूर याद रखना, इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बोलते हैं। अब ऑथर ने कहा है वैक्सीन कैंडिडेट्स कौन कौन से, तो एक तो फाइजर की वैक्सीन है BNT162b2, है ना, याद रखिएगा BNT162b2 फाइजर बायो एनटेक की है। दूसरी mRNA 1273 ये मॉडर्ना की है, स्पुतनिक 5 ये गामेलिया इंस्टीट्यूट रशिया की है, ठीक है ना। ये वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, 90 से 95% के बीच की एफिकेसी है तीनों की। इंडिया में देन एक ऑक्सफोर्ड की चैड OX1 है जो कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से आ रही है। इसकी वैक्सीन ट्रायल हो रहे हैं अभी भी, ठीक है ना। पॉसिबली ये 2020, तो यही ऑथर ने कहा कि पॉसिबली 2020 एंड होने से पहले स्पुतनिक 5 का रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो जाएगा। सबसे अधिक चांस जो है वो स्पुतनिक 5 के हैं रजिस्ट्रेशन होने के, ठीक है ना। एक इंडिया का इंडिजिनस कैंडिडेट भी है जिसको कोवैक्सीन बोलते हैं। भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो कि इसको बना रहा है, ठीक है ना। एंड ये होपफुली फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर 2021 में ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो बड़े सवाल हैं, ऑथर ने क्यों बोला है कि एक पॉलिसी होने की जरूरत है। एक पॉलिसी होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुछ बड़े सवाल हैं जिनके आंसर्स अभी तक नहीं है। ये कई स्टेट्स अपने अंधेरी में ही दिए पड़े हैं कि एक बार ICMR ने अप्रूवल दे दिया तो हम ऐसा कर देंगे, लेकिन अप्रूवल ICMR नहीं देता है, अप्रूवल ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया देता है। किसी वैक्सीन को अप्रूवल जो देगा वो ICMR नहीं देगा, वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देगा, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज ऑथर ने बोली कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग प्लान नहीं बनाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अलग प्लान बना रही है वैक्सीन देने के और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग दे रही है। जैसे पुडुचेरी ने बोल दिया कि सारे स्टेट में वैक्सीनेशन स्टेट बजट के अंतर्गत फ्री में दी जाएगी, तो भाई पहले देख तो लो। तो इसीलिए ऑथर ने कहा क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी, किस तरीके से। जैसे यूनियन ने एक प्लान बनाया था अभी रिसेंटली कि वैक्सीनेशन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा, फिर कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा, सिटीजन्स अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, फिर 50 to 65 के बीच में, फिर 50 से नीचे जिनके कोमॉर्बिडिटीज हैं, एंड फाइनली द जनरल पब्लिक, उसके बाद जनरल पब्लिक को। तो ये एक प्लान बनाया है कुछ यूनियन गवर्नमेंट ने इस तरीके का कि वैक्सीनेशन किस तरह से दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ अनआंसर्ड पॉलिसी इश्यूज हैं, जैसे कि ये देखना चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज कैसे प्रोवाइड की जाएगी, है ना। कोल्ड स्टोरेज किस तरीके से प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वैक्सीन को कम टेम्परेचर में रखना पड़ता है, उसके लिए क्या है। दूसरा पॉलिसी का इशू रहेगा कि वेदर द वैक्सीनेशन विल बी कन्फाइंड टू अनइफेक्टेड या फिर सबको दी जाएगी, केवल अनइफेक्टेड को दी जाएगी या सबको दी जाएगी। देन वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन को वैक्सीनेट करने की क्या पॉलिसी है। फिर स्कूल टीचर्स को दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ बच्चों को दी, स्कूल टीचर्स को नहीं दी तो क्या दिक्कतें भी आ सकती हैं। देन वो घर तक कैसे पहुंचेंगी वैक्सीनेशन। विल वैक्सीनेशन बी विद और विदाउट यूजर फीस, एक यूजर फीस ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी, ली जाएगी तो क्या कैसे ली जाएगी, डिस्क्रिमिनेटरी रहेगी या डिफरेंशियल रहेगी कि जो ज़्यादा दे सकता है वो ज़्यादा देगा, जो कम दे सकता है वो कम देगा, क्या रहेगा प्रोसीजर, ये भी पॉलिसी में अनआंसर्ड है।
तो वही ऑथर ने कहा है कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर एक पॉलिसी में होना चाहिए एंड एक वैक्सीनेशन पॉलिसी बननी चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ सजेशन दिए कि पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें डालो। जैसे वैक्सीनेशन का जो स्टेशन होगा इट शुड बी स्टाफ्ड विद ट्रेन्ड पर्सनल, ठीक है ना। द साइट मस्ट हैव अ वेटिंग एरिया एंड पोस्ट वैक्सीनेशन स्टेइंग एरिया, ये भी होना चाहिए। फिर इसके अलावा a computerized master list with details and mobile numbers of all the vaccinated subject, ये भी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा डेटा मैनेजमेंट हैज़ टू बी मेटिकुलसली डन प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, तो डेटा मैनेजमेंट भी करना चाहिए। तो ये कुछ सजेशन से ऑथर द्वारा दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन के साथ आप जब प्रोसीजरल उसमें आओगे तो क्या क्या चीज़ें करोगे। तो दैट इज द थिंग। आगे देखें एडिटोरियल में, तो यहाँ पे तीसरा एडिटोरियल द पेरिस एग्रीमेंट इज नो पेनेशिया। यहाँ पे टीपी श्रीनिवासन द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। ऑथर ने क्लियरली पेरिस क्लाइमेट डील को जो है बेसिकली एक हुआक्स बताया है और ये बोला है कि ये रिपुडिएशन है, मतलब कि इसने इग्नोर कर दिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जो कि हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि देखो क्या होता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लाइमेट चेंज होने से रोके, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने इतना ज्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया, इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज किया इतने सालों तक, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो होता है, पॉल्यूटर मस्ट पे वाला जो प्रिंसिपल होता है, वो भी यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील ने दरकिनार कर दिया। ऑथर ने बोला तीसरा जो इशू है इसका वो ये है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रोकने के लिए बोला जा रहा है, बट अगर आप देखें असलियत में तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड में तो पूरी कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगी। वर्ल्ड की पूरी कोरल रीफ्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड में खत्म हो जाएगी एंड 1.5 डिग्री में भी 70 से 90% इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा कोरल रीफ्स में। तो ऑथर ने वही कहा कि आपने एक तो टारगेट ऐसा सेट किया है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मतलब कि जिससे बहुत कम की जरूरत है। दूसरी चीज ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। देन ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज को बोल दिया गया कि आप अपने वॉलंटरी टारगेट बनाओ, INDC बनाओ, मतलब कि इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड गोल्स बनाओ, है ना, नेशनल कंट्रीब्यूशंस बनाओ। तो आप कंट्रीज के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने खुद का INDC बनाइए वॉलंटियर बेसिस पे। जबकि क्या होना चाहिए था, ये कहना चाहिए था इनको कि भैया डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा पोल्यूशन किया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड ऑल, तो उनको पे करना चाहिए, है ना, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है। तो वो चीज यहां पे नहीं हो पाई। ऑथर ने बोला कि सबसे अच्छा जो टाइम था ये कॉमन इसका वो था 1972 का, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट हुआ था 1972 में। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसी कॉन्फ्रेंस के कारण बना था। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के बेसिस पे ही बना था। याद रखिएगा 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, यानी कि स्वीडन में हुआ था, और वहीं पे UNEP की वो हुई थी 1972 के बाद ही, ठीक है। और 1992 में अर्थ समिट हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑथर कह रहा है स्टेप्स बढ़ते गए। 1995 में फिर यहाँ पे बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बोला गया कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने कमिटमेंट से बैक ऑफ कर लिया। मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज ने पहले बोला हम पैसा देंगे 1992 में, 95 में जब बर्लिन में हुआ तो बैक ऑफ कर गए, बोले नहीं देंगे। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया जिसने कि रियो के प्रिंसिपल्स यानी कि 1992 के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाया, लेकिन यूएस उससे बाहर हो गया। यूएस ने ना ही उसको रेटिफाई किया और यूएस ने विड्रॉ भी कर लिया 2001 में अपना सपोर्ट क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। फिर 2009 में कोपेनहेगन अकॉर्ड आता है। कोपेनहेगन अकॉर्ड से जो है वो वॉलंटरी, ये आपने सबके ऊपर बोल दिया कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को वॉलंटरी रोको, ठीक है। और फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया तो उसने तो बिल्कुल ही बोल दिया कि आप INDC बनाओ, खुद के गोल बनाओ और 5 साल में गोल चेंज कर देना, और ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया, है ना। तो वही सारी चीजें हैं जहां पे यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील का एक तरीके से कहना चाहिए कि क्रिटिक है बहुत अच्छा, एंड वो चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।